नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। बॉम्बे में फिर से बारिश शुरू हो गई। 107 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। बॉम्बे में हर साल बारिश होती है और हर साल रिकॉर्ड टूट जाता है, लेकिन अभी तक पानी का मैनेजमेंट बॉम्बे में सही नहीं हो पाया। धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है। कलकत्ता में भी यही एक अलर्ट आया है कि कलकत्ता में भी हैवी रेनफॉल होने वाला है। मुश्किल से 10-15 दिन पहले की बात है कि बैंगलोर में ऑलरेडी बारिश हो रही है और काफ़ी जगहों पे पानी भर गया है। और कोलाबा की लेबोरेटरी तो ये कह रही है कि 295 रेनफॉल जो है मुंबई में हुआ है। विश्व की जनसंख्या के हम 18% हिस्सा होल्ड करते हैं और विश्व में जो कुल पानी है उसका 4% ही हमारे पास है। बावजूद उसके हम आज़ादी के बाद से अभी तक पानी की समस्या को पूरी तरह से हल करने में असफल रहे हैं। हम इसको कर कैसे सकते हैं, क्योंकि ये समस्याएं कोई आज की नहीं हैं और ऐसा नहीं कि ये समस्याएं आगे नहीं आएंगी। भारत में लगभग साल भर में 4000 घन स्क्वायर मीटर पानी बरसता है औसतन, और पानी जो भारत में बरसने का जो सीज़न है वो जून से लेके और सितंबर तक पानी रेगुलर बरसता है। ज़्यादातर जिन एरिया में पानी गिरता है वो लगभग ऐसा ही गिरता है। हम कर क्या रहे हैं? सरकारें इस पे उतनी ज़्यादा गहनता से सोच क्यों नहीं रही हैं कि जिन जगहों पे बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ आ जाती है, या कुछ जगहों पे सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो कोई ऐसा प्रोसेस करने की क्या आवश्यकता इतने सालों में महसूस नहीं हुई कि रिवर्स को जोड़ा जाए, या जब बारिश होती है तो रिजर्वायर बना के उन पानी को स्टोर किया जाए और चैनल्स बना के पानी को इकट्ठा किया जाए, तो उसको किसी डायरेक्शन में बढ़ाया जाए जिससे कि जिस एरिया में पानी की कमी है वहाँ पानी की कमी पूरी की जा सके। बहुत सारे समाधान हो सकते हैं कि हम पानी जहाँ कम हो रहा है वहाँ ड्रेनेज सिस्टम के लिए ठीक करें, हम क्रॉप रोटेशन करें, जो बहुत सफिशिएंट उपाय तो नहीं है। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में 1850 में के दशक में सर आर्थर कॉटन नाम के एक अंग्रेज़ थे जिन्होंने पहली बार ये सोचा कि क्यों ना रिवर्स को लिंक किया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद करीबन आज़ादी मिली, 95-96 साल बाद तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन इस पर शुरुआती दौर में बहुत सोचा नहीं गया। 1970-72 के दशक में पहली बार ये बात उठी कि क्यों ना रिवर्स को लिंक किया जाए, यानी जिन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है और पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो उसको डाइवर्ट करके चैनल के माध्यम से दूसरी रिवर्स में ले आया जाए। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई और इसके तहत नदियों को जोड़ने की व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकली कितना ये पॉसिबल होगा इसकी एक स्टडी करने का प्रयास शुरू किया गया। 2021 में NWDA की जगह इन्होंने NIRA कर दिया, यानी कि नेशनल इंटरलिंकिंग अथॉरिटी की स्थापना कर दी। अब देखिए कि इसके उद्देश्य क्या हैं। क्या हमको जो पानी की कमियां हो रही हैं और उन कमी को पूरा करने के लिए अगर हम एक आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट से पानी की कितनी ज़रूरत पूरी होगी और साथ ही उसके परिणाम क्या होंगे सामाजिक रूप से और वहाँ के रहने वालों के ऊपर। तो एक अध्ययन किया गया इस पर, और आप बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ये जानें इस बात को कि ये अध्ययन क्या कहता है, क्योंकि ये टॉपिक जनरली लोग सुनने में बहुत इंटरेस्ट तो नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट न लेने का रीज़न क्या है कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं इनको पानी की उपलब्धता किसी न किसी तरह से हो ही जाती है, और बहुत से ऐसे एरिया हैं जैसे कि बुंदेलखंड का खासकर या विंध्य रीजन है जहाँ पे पानी की वाकई में कमी है। जो लोग इन इलाकों से निकल के शहरों में चले जाते हैं व्यवसाय करने, नौकरी करने, तो वो बहुत चिंता नहीं करते क्योंकि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो भारत में मुझे कहते हुए थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है कि निजी स्वार्थ जब पूरे हो जाते हैं तो लोग अन्य लोगों के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। लेकिन अभी सरकार के स्तर पे ये प्रयास किया जा रहा है। जब ये प्राधिकरण बनाया गया तो उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो उसमें जो इसके
एम्स थे आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। पूरे देश में पहला एम ये था कि जल की अधिकता वाले क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्र में जल को स्थानांतरित करना, यानी कि पानी को एक क्षेत्र से डाइवर्ट करके दूसरी क्षेत्र में ले जाना। इसके साथ दूसरी चीज कि 30 मिलियन हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने की व्यवस्था करना, पे ग्रामीणों की आय बढ़ाना और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उस पर ध्यान देना। इस पानी के डाइवर्जन से 20,000 मेगावाट से लेकर 25,000 मेगावाट तक की हम बिजली बनाने की क्षमता को उत्पन्न कर सकते हैं। हिमालय की जो नदियां हैं उनके डेवलपमेंट करके गंगा और खासकर ब्रह्मपुत्र रिवर से करीबन 14 रिवर लिंक की स्थापना करना। जो प्रायद्वीप नदी विकास है यानी कि पेनिनसुला जो है उससे कम से कम 14 रिवर लिंक की पहचान की गई, जिसमें कि केन और बेतवा रिवर पे काम चल रहा है और काफ़ी हद तक वो पूरा हो जाएगा 2030 तक। तो एम इसके बहुत ही स्पेसिफिक हैं कि ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र से कम पानी वाले क्षेत्र में पानी का डाइवर्जन करना। मगर क्या ये आसान है? क्या इसमें चुनौतियां नहीं आएंगी? क्या इसमें दिक्कतें नहीं होंगी? तो अध्ययन में इसकी चुनौतियां भी देखी गई। सबसे पहली चुनौती जो है ये है पर्यावरण की चुनौती, यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जैसे कि जब केन और बेतवा रिवर को जोड़ा गया तो करीबन 98 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पानी फैल गया और उस एरिया में रहने वाले जो घड़ियाल, बाघ या अन्य प्रजाति जो थी वो उसमें सफ़र कर रही हैं। वनों की व्यापक रूप से कटाई हुई, क्योंकि वहाँ पे आपको जब एरिया बनाना है तो आप वन भी काटेंगे। और इस एरिया में पन्ना टाइगर रिजर्व है जो पूरी तरह से अफेक्ट हुआ। साथ ही आईआईटी बॉम्बे ने एक अध्ययन किया और ये कहा कि जब जल का इस तरह स्थानांतरण होता है तो बारिश की कमी हो जाती है, यानी उस एरिया में फिर बारिश नहीं होती। खासकर जिस एरिया में आप देखेंगे, आप रिसर्च करके देख लें या आप स्टडी भी देखेंगे, तो जिस एरिया पे बारिश होती है वहाँ पे वन होते हैं। सूखे एरिया में बारिश नहीं होती। उसके कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, क्योंकि ये जिस एरिया में वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जो क्लाउड्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। इसका जो आर्थिक पक्ष ये है कि एक केन बेतवा रिवर पे जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसकी अपनी कॉस्ट करीबन 44,000 करोड़ रुपए है। इसके रख रखाव का खर्चा भी बहुत होगा, जो कि रेकरिंग खर्चे होंगे। इसका सामाजिक पक्ष देखेंगे तो यहाँ की जो स्थानीय आबादी है वो विस्थापित होगी। अब जो लोग जहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, कोई हटना नहीं चाहेगा, तो उनको समझा बुझा के वहाँ से हटाना एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन किस तरह से दिया जाएगा, सरकार उसके लिए किस तरह से उसका एक मैकेनिज्म बनाएगी, ये दूसरी चुनौती है। और जो लोग इस एरिया में रह रहे हैं वो परंपरागत तरीके से जो अपनी आजीविका चला रहे हैं और उनकी जो सामाजिक संरचना है वो भी ध्वस्त होगी। तो ये एक चुनौती से लड़ने की ज़रूरत है। इसकी एक तकनीकी चुनौती यानी टेक्निकल चैलेंज भी है। जैसे कि बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जिसमें 12 मास पानी ही नहीं होता है, तो वहाँ पे जब पानी नहीं होगा तो हम उसको पानी का डाइवर्जन कैसे होगा, उस समय हम इन मशीनों का या इस तरह के रिसोर्सेज का क्या करेंगे। और जब पानी एक नदी से दूसरे नदी में लिंक रिवर में डाला जाएगा या चैनल में डाला जाएगा तो पानी की जो क्वालिटी या गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होगी। तो इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए सरकार अध्ययन करने के दौरान इस बात को भी लेकर चिंतित है कि हम प्रोजेक्ट चलाने के दौरान इससे निपटेंगे कैसे। क्षेत्रीय जो जल की असमानता है इसको दूर करना भी बहुत बड़ी समस्या है। कि सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राज्यीय सहयोग, इंटर स्टेट कोऑपरेशन ही ये होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि जल के बंटवारे को लेकर दो स्टेट लड़ रहे हैं। खासकर जैसे नर्मदा का केस अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर ढंग से सुलझ नहीं पाया है, तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। अगर कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को निपटाने के लिए भी हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। देरी रोकने के लिए, यानी कि चीज़ें प्रॉपर ढंग से टाइमली और रियल टाइम के साथ चले, तो एक इंटर स्टेट कंसल्टेशन का प्रोसेस भी होना चाहिए जो परमानेंट काम करे। अब जो हितधारक हैं, यानी कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिनको इसमें बेनिफिट होना है, उनकी सहभागिता किस तरह से है। तो जो लोग इसमें योजना में कार्यान्वयन जब होगा परियोजना का, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी भागीदारी भी हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि वो लोग भी इसमें शामिल रहें। और
इसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा वो ट्रांसपेरेंट हो कि उन लोगों को ये कभी डाउट ना हो कि हमारे खिलाफ काम किया जा रहा है। साधारणतः देखा जाता है कि जब कोई प्रोजेक्ट इन एरिया में लाया जाता है तो बहुत से लोग एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे, जिससे वहाँ के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं प्रोजेक्ट के। इससे भी बचने की आवश्यकता है। जो इंडिजीनियस मेथड अलग अलग स्टेट में पानी के मैनेजमेंट को लेके है, उसको भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। टेक्निकल जो यूनिफिकेशन है, एकीकरण करना है, तो हमें स्मार्ट सिंचाई जो प्रणालियां हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। रियल टाइम हम निगरानी या मॉनिटरिंग करें इसकी। उन्नत जल प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के सिस्टम को हमें अपनाने की ज़रूरत है। हाई क्लास टेक्नोलॉजी हमें इसमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मंगल टरबाइन जैसे सिस्टम का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। मंगल टरबाइन क्या है कि एक किसान बुंदेलखंड के मंगल सिंह थे जिन्होंने एक ऐसा टरबाइन बनाया जो पानी में बिना डीजल और बिना बिजली के पानी को अपलिफ्ट करेगा। वो पानी की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके उस टरबाइन को यूज़ किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण भी इसमें देखने की ज़रूरत है। उन जिन एरिया में इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे वहाँ पे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, हम उसको कैसे कंपनसेट करेंगे। वहाँ पे इकोलॉजी उसकी अगर डिस्टर्ब होती है तो उसकी हम क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे। पर्यावरण में जो परिवर्तन होंगे उस पर नज़र रखने के लिए एक हमें मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सरकार प्रयास कर रही है अपने लेवल पे, लेकिन प्रयास करने के साथ साथ जो मैकेनिज्म डेवलप हो वो उसमें पर्यावरण को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। हम हर साल बारिश को लेके सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं, कलकत्ता की, बेंगलोर की बात नहीं, पूरा नॉर्थ इंडिया बारिश की चपेट में आता है। नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के पानी से दिक्कत होती है। इसी दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बहुत से एरिया में सूखा पड़ जाता है। इसकी वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा उस एरिया में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में खर्चा करना पड़ता है, वहाँ पे लोगों को खाना प्रोवाइड करना, खाद्यान्न प्रोवाइड करना, या सूखे में हमें खाद्यान्न प्रोवाइड करना, तो ये खर्चा तो हम पिछले 76-77 सालों से करते आ रहे हैं। तो हम एक बार क्यों ना ऐसा मैकेनिज्म बना लें जिससे कि हम ये सारी चीज़ें से निपट सकें। बहुत बड़ा कारण होता है बाढ़, सूखा पड़ना, जब लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं। लोग बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते अपने, तो बाढ़ आने पे लोग बच्चों को लेके माइग्रेट करते हैं, बड़े शहर की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ कम से कम बच्चे हमारे जीवित रहेंगे, सेफ्टी रहेगी, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, खा लेंगे, कमा लेंगे। तो शायद एक ये रीज़न हो सकता है जिससे कि हम अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं तो एक माइग्रेशन रुक सकता है। खेती अच्छी होगी तो लोग हो सकता है कि अपने खेतों में अच्छे से काम कर सकें। 3-4 बातें जो मेरा हमेशा जोर रहता है कि इन चीज़ों में करप्शन बिल्कुल ना आए बीच में, जिससे कि चीज़ें जो हमारी स्टिपुलेटेड डेट्स हैं उन डेट्स पे काम पूरे हो जाएं। जब डिले होता है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, तो अलॉटेड फंड फिर कम पड़ने लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कम से कम इसको पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें। इसके साथ मैं आपसे अनुरोध भी कर रहा हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।